Myself Jasprit Kaur Saini. Today we are discussing topic posology, which is covered in Unit 1 of your syllabus. Now what is posology? Posology is derived from the Greek words posos. Posos means how much, logos means science. तो पोसोलॉजी एक वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से बना है, पोसोस जिसका मतलब है हाउ मच, कितना, लोगोस मीन्स साइंस. Posology is a branch of medical science which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. Posology एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें क्या इंक्लूड होता है, डोज और कितना डोज हमें चाहिए ड्रग्स का जो हमने एडमिनिस्टर करना है, देना है पेशेंट को, ठीक है, टू गेट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ठीक है, पोसोलॉजी मतलब कि कितना डोज हमने पेशेंट को देना है दवाई का एक्शन देखने के लिए, दवाई का एक्शन पाने के लिए, उसे बोलते हैं पोसोलॉजी. द डोज ऑफ अ ड्रग कैनॉट बी फिक्स्ड रैपिडली रिजिडली बिकॉज वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज एज, सेक्स, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज एट्सेट्रा. अब जो ड्रग का डोज है वो हम एकदम से फिक्स नहीं कर सकते. ठीक है, जो डोज है हमारा, जब हम डोज की कैलकुलेशन करते हैं कितना डोज हमने दवाई का पेशेंट को देना है, तो उसकी कैलकुलेशन बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ एज, कितनी एज है पेशेंट की, क्या है उसका सेक्स, क्या है मेल और फीमेल, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, उसकी डिजीज़ कैसी है, माइल्ड है या सीवियर है. तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डोज ऑफ द ड्रग. The official dosage in pharmacopoeia represent the average range of quantity suitable for adults which is administered orally within 24 hours. जो ऑफिशियल डोज होता है फार्माकोपिया में वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी हमने क्वांटिटी देनी है, एवरेज क्वांटिटी देनी है, ठीक है, और कितने घंटे में देनी है, विद इन 24 आवर्स. When other routes of administration are followed, the relevant appropriate dose is given. ठीक है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज. अब जो फैक्टर्स है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा डोज, कितना डोज ड्रग का हमने पेशेंट को देना है. जैसे मैंने बताया आपको, एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडियोसिनक्रेसी, टॉलरेंस, टैक्कीफाइलेक्सिस and metabolic disturbances. Now first of all we will discuss age. The pharmacokinetics of many drugs changes with age. Newborn infants are abnormally sensitive to certain drugs because of immature state of their hepatic and renal function by which drugs are inactivated and eliminated from the body. Failure to detoxify and eliminate drugs results in their accumulation in the tissues to a toxic level. Whereas elderly patients are more sensitive to some drugs, their effects, example hypnotics, which may produce confusion state in them. अब एज पे डिपेंड करता है, किसी भी ड्रग का जो डोज हम देते हैं वो डिपेंड करता है एज पे. अब जो हमारी ड्रग्स है उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है जो हमारी ड्रग्स की, ठीक है, कि वो हमारी डिपेंड करती है एज पे. ठीक है, अब हमारे जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स है, बेबीज़ हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सारी ड्रग्स से. ठीक है, क्योंकि उनकी क्या होता है कि जो उनका हिपैटिक और रिनल आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो पुअरली डेवलप होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जो ड्रग्स है वो इनएक्टिवेट हो जाती है और एलिमिनेट हो जाती है उनकी बॉडी से. ठीक है, और उनकी बॉडी में फेल हो जाती है टू डिटॉक्सिफाई और एलिमिनेट द ड्रग्स. ठीक है, जिससे एक्यूमुलेशन हो जाती है ड्रग्स की टिश्यूज़ में. ठीक है, और टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है. ठीक है, अब जो एल्डरली पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सम ड्रग्स के. ठीक है, जैसे हिप्नोटिक्स है, जब एल्डरली पेशेंट्स हिप्नोटिक्स लेंगे तो उनमें कन्फ्यूजन की स्टेट आ सकती है. ठीक है, सेकेंड फैक्टर है सेक्स. वुमेन डज नॉट always respond to the action of drugs in the same manner as it done in the man. Special care should be taken when drugs are administered during menstruation, pregnancy, lactation. The strong purgative, example aloes, should be avoided during menstruation. Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscles, example drastic purgative, antimalarial drugs, ergot alkaloids are contraindicated during pregnancy
Alcohol, barbiturates, narcotic drugs act on fetus through placenta. During lactation, morphine tetracycline avoided because its effect on babies. ठीक है, तो हमारा जो डोज की कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है जेंडर, क्या जेंडर है। अब जैसे कई ड्रग्स है हमारी, जब हम फीमेल को देते हैं, ठीक है, तो जो फीमेल्स वुमेन्स होती है वो अलग रिस्पॉन्स शो करेंगी, ठीक है, और उस दवाई से, ठीक है, और उनका अलग रिस्पॉन्स होगा मैन में, ठीक है। तो डिफरेंट मैनर में ये एक्ट करेंगी, ठीक है, ड्रग हमारी वुमेन पे और मैन पे, ठीक है। जब हम ड्रग्स को देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उस ड्रग को हमें स्पेशल केयर करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसमें, जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं जैसे एलोज हो गया, उनको हमने अवॉइड करना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जो हमारी ड्रग्स है वो क्या करती है, स्टिमुलेट कर सकती है यूट्रिन स्मूथ मसल्स को, ठीक है, जैसे ड्रास्टिक परगेटिव्स हमने दिए हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स दी है, आर्गोटिक एल्कलॉइड्स दिए हैं, वो क्या करते हैं प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं हम उन ड्रग्स को प्रेगनेंसी में, ठीक है। और जो हमारी अल्कोहल हो गया, बार्बिट्रेट्स हो गई, नार्कोटिक ड्रग्स होगी, वो हमारा फीटस पे एक्ट करती है, प्लासेंटा से जाके वो फीटस पे एक्ट करती है, तो वो हमने नहीं देनी है प्रेगनेंसी में, ठीक है। जब लैक्टेशन का पीरियड होता है तो मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन होते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो बेबीज पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है बॉडी वेट। द एवरेज डोज इज मेंशन आइदर इन टर्म्स ऑफ mg पर kg पर वेट, ठीक है। अनदर टेक्निक यूज्ड एज अ टोटल सिंगल ऑफ फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 kg. However, the dose expressed in this fashion may not apply in case of obese patients, children and malnourished patients. It should be calculated according to the body weight. अब हमारा जो बॉडी वेट है, जो एवरेज डोज है, वो मेंशन करते हैं हम mg में या पर kg बॉडी वेट में, ठीक है। तो हमारा अदर टेक्निक होती है जिससे हम टोटल सिंगल फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 ग्राम kg, ठीक है। अब जो हमारा डोज होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, ठीक है, कि इट मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओबेस पेशेंट, चिल्ड्रन, मालन्यूट्रिश्ड पेशेंट, ठीक है। अब जो हमारा डोज है उसको कैलकुलेट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट इन mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो IV डोज है ड्रग का वो यूजुअली स्मॉलर होता है, ठीक है, देन द ओरल डोज, ठीक है। जो IV रूट होती है वो एनहेंस करती है चांस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। जो इफेक्टिवनेस होती है ड्रग फॉर्मुलेशन की वो कंट्रोल होती है बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारा अगर फूड प्रेजेंट है स्टमक में तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, ठीक है, एंड रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, ठीक है। अगर स्टमक हमारा एम्प्टी है तो ड्रग हमारी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर हमारे स्टमक में फूड है तो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी, ठीक है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग एंड और आफ्टर मील, ठीक है। आयरन, आर्सेनिक और कोड लीवर ऑयल होता है, उन्हें हमें मील के बाद ही देना है, ठीक है। और एंटासिड ड्रग्स है उनको हमने मील से खाने से पहले देना है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज में अगला आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है फिजिशियन का, वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग्स के इफेक्ट को, ठीक है, विच आर इंटेंडेड फॉर यूज इन द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। कैसा बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है फिजिशियन की, ठीक है। जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं मेल से, ठीक है, और उन्हें लेस डोज चाहिए ड्रग्स का, ठीक है। जो इनर डोसेज फॉर्म होती है उन्हें बोलते हैं हम प्लासिबोज, ठीक है। इनर डोसेज फॉर्म होती है प्लासिबोज, जो हम एक्सीपेंट्स डालते हैं ड्रग्स में जिसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, वो रिजेंबल करती है एक्चुअल मेडिकामेंट के, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करती है थेरेप्यूटिक बेनिफिट इन डिजीज लाइक एंजाइना पेक्टोरिस और ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए जो अफेक्ट करेंगे ड्रग के डोज को। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अब हमारी जैसे ड्रग्स है, बार्बिचुरेट्स होगी, कोलप्रोमेजाइन हो गया, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट्स हैविंग लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो वो उन जिन पेशेंट्स में लीवर सिरोसिस है, लीवर की डिजीज़ है, तो उसमें ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सच एज जैसे स्टेप्टोमाइसिन हो गया, वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिसिटी, ठीक है, इन पेशेंट्स में जिनका किडनी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, क्योंकि जो स्टेप्टोमाइसिन है वो एक्सक्रीट होती है किडनी से, तो स्टेप्टोमाइसिन टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उन पेशेंट्स में, ठीक है, जिनकी किडनी फंक्शन नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
ठीक है। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन। कई ड्रग्स ऐसी है जो प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक इफेक्ट अगर वो रैपिडली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी पेशेंट में बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो जैसे हमारी ड्रग्स होगी डिजिटैलिस हो गया, एमिटिन हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है हमारी एक्सक्रीट आउट होती है स्लोली बॉडी से, ठीक है। अगर हम इन ड्रग्स को बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, रिपीटेड एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, क्योंकि इन ड्रग्स की एक्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है टिश्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है एडिटिव इफेक्ट। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा लेते हैं, इकट्ठा देते हैं पेशेंट को, तो जो इनका इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो सम अप हो जाता है, और इस फिनोमिना को कहते हैं हम एडिटिव इफेक्ट। मतलब 2 ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो वो उनकी एडिशन हो जाती है, 2 ड्रग्स की सम अप हो जाता है, ठीक है। तो उनका ये इकट्ठा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। एग्जाम्पल है जैसे एफिडिन और एमाइनोफाइलिन ड्रग को लेते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। सिनर्जिज्म क्या हो गया, ये तो हो गया आपका एडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिज्म क्या हो गया, अब जब when desired therapeutic result needed is difficult to achieve with single dose at that time 2 or more than 2 drugs are used in combination for increasing their action of phenomena। अगर एक ड्रग हमारी सफिशिएंट नहीं है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम 2 ड्रग्स को इकट्ठा लेते हैं, तो इन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन आया इफेक्ट का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इनका एक्शन, तो इस एक्शन को बोलते हैं हम सिनर्जिज्म। जैसे प्रोकेन और एड्रेनालिन के कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब है एक ड्रग का एक्शन है वो अपोज हो गया है अदर ड्रग से, एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के एक्शन को बंद कर दिया है, उसे बोलते हैं हम एंटागोनिज्म, ठीक है। द यूज ऑफ एंटागोनिज्म रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब जैसे कोई भी ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें हम एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट सब्सटेंस होता है जो आपका पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो इसे बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसे हम देते हैं एसिड पॉइजनिंग में, ठीक है। और जो हमारा अल्कलाइन इफेक्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक पॉइजनिंग को, ठीक है। जैसे एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन है उसको इकट्ठा देते हैं, वो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू एंटागोनिज्म, ठीक है। क्योंकि जो एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है और एसिटाइलकोलिन क्या है, वैसोडाइलेटर। नेक्स्ट फैक्टर इज आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी को हम एलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है ड्रग के लिए, ठीक है, जो क्या होता है डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आइडियोसिनक्रेसी या फिर एलर्जी, ठीक है। जैसे हमारी स्मॉल क्वांटिटी देते हैं एस्पिरिन की, वो क्या कॉज करती है, गैस्ट्रिक हेमोरेज, तो ये हो गया हमारा आइडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट। कई पेशेंट सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से, ठीक है, और सल्फोनामाइड क्या करता है, बिकॉज ये उसमें सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट्स में। नेक्स्ट है टॉलरेंस, ठीक है। जब अनयूजुअली लार्ज डोज देते हैं ड्रग का, ठीक है, हमें लार्ज डोज ड्रग का चाहिए टू elicit an effect ordinarily produced by a normal therapeutic dose of the drug, the phenomena is called drug tolerance। मीन्स अनयूजुअली हमें लार्ज डोज चाहिए ड्रग का, ठीक है, देन द नॉर्मल डोज, उसे बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। जैसे स्मोकर्स होते हैं वो टॉलरेट करते हैं निकोटीन को, एल्कोहलिक को। एल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ड्रग टॉलरेंस 2 टाइप्स की होती है, ट्रू टॉलरेंस एंड स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस होती है ओरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी ड्रग की जब हम ओरली और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। स्यूडो टॉलरेंस कब प्रोड्यूस होती है, जब सिर्फ ओरल रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ड्रग टॉलरेंस, ओके। नेक्स्ट है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस में क्या आता है, जब सम ड्रग्स ऐसी है जिनको हम एडमिनिस्टर करते हैं रेपिडेडली शॉर्ट इंटरवल्स में, तो जो हमारे सेल रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉकअप हो जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो डिक्रीज रिस्पॉन्स है इसको हम ये रिवर्स नहीं हो पाता बाय इंक्रीजिंग द डोज, ठीक है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम टैकीफाइलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस। जैसे हम एफिडिन को देते हैं रिपीटेड डोज में, ठीक है, और शॉर्ट इंटरवल्स में देते हैं, ठीक है, किसकी ट्रीटमेंट के लिए, अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, वो लेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस। तो ये एग्जाम्पल इसका आपको लर्न करना है। नेक्स्ट फैक्टर है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और एसिड बेस बैलेंस है,
बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, और अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ये इनमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स को, ठीक है। मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं ये सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ड्रग के इफेक्ट को। जैसे सैलिसिलेट हो गया है, वो रिड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर कई केसेस में, ठीक है। वो क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इफ द बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। कोई भी एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब कैलकुलेशन ऑफ डोज में हम पढ़ेंगे जो ड्रग का डोज है, ठीक है, वो क्या करता है, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एज, बॉडी वेट, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट फार्मूले बने हुए हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। नंबर ऑफ मेथड्स हैं, ठीक है, जिससे हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं चाइल्ड के लिए। तो पहला फार्मूला है यंग्स फार्मूला, सेकंड इज डिलिंग फार्मूला, थर्ड इज फ्राइड फार्मूला एंड फोर्थ इज कॉलिंग्स फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो डोज कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे, ओके। फर्स्ट इज यंग्स फार्मूला। इसमें डोज ऑफ द चाइल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द फार्मूला एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। सेकेंड है डिलिंग्स फार्मूला। इस फार्मूला से हम चाइल्ड के डोज को कैसे निकाल सकते हैं, एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। 20 क्या है, जो चाइल्ड है उसकी एज होनी चाहिए 4 से 20 ईयर्स के बीच में, ठीक है। और जो हमारा यंग्स फार्मूला था, इसमें चाइल्ड की एज होनी चाहिए अंडर 12 ईयर्स, इसीलिए हमने इसमें 12 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइड्स फार्मूला। इसमें हम इन्फेंट्स की एज, जिसकी 2 ईयर्स तक एज है, वो उसका हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डोज ऑफ द इन्फेंट इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। कॉलिंग्स फार्मूला में क्या है, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन नेक्स्ट बर्थडे, एज इन ईयर्स अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द एज। अब है डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। तो इसमें क्या आता है, क्लार्क्स फार्मूला आता है, ठीक है। जब हमारा बॉडी वेट पता होता है तो हम डोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डोज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। डोज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल सकते हैं, डोज परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू 100, ओके। इसमें हम कैटजल्स फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो है डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट इन एम स्क्वायर अपॉन 1.73 एम स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज सरफेस एरिया क्या है, एवरेज एडल्ट सरफेस एरिया है 1.73 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा हो गया पोस्टोलॉजी चैप्टर कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।